नमस्ते दोस्तों। हॉरर स्टोरी विद बजरंग में आपका फिर से स्वागत है। रात का समय है और अंधेरा चारों तरफ पसर रहा है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देगी। ये कहानी है कमलेश तिवारी की, एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जिसकी जिंदगी दिल्ली की चमक दमक में तो सामान्य थी, लेकिन उसकी रातें एक डरावने रहस्य से भरी थीं। क्या आपने कभी रात को अचानक आंखें खोलीं और महसूस किया कि आपका शरीर हिल नहीं रहा? क्या आपने कभी कमरे के कोने में कोई साया देखा जो आपको घूर रहा हो? कमलेश ने ऐसा ही कुछ देखा, और जो उसने देखा वह सिर्फ सपना नहीं था। ये कहानी स्लीप पैरालिसिस की है, या शायद कुछ और की। तो लाइटें मध्यम कर लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां सच और भ्रम की सीमा मिट जाती है। चलिए शुरू करते हैं। कमलेश तिवारी 27 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली के हौज खास में एक छोटे से किराए के फ्लैट में अकेले रहता था। उसका स्वभाव शांत था, मेहनती था, और वह अपनी दुनिया में मस्त रहता था। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में वह एक आम चेहरा था। सुबह ऑफिस, रात को घर, और कभी कभार दोस्तों के साथ कॉफी शॉप में मुलाकात। बाहर से देखने में उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन कमलेश का एक ऐसा पहलू था जिसे वह किसी से नहीं बांटता था। वह पहलू था उसकी रातें। बचपन से ही उसे भयानक सपने आते थे। पहले ये सपने बच्चों जैसे थे, अंधेरे जंगल में भटकना, बिना चेहरे वाले लोग, या अचानक ऊंचाई से गिरने का डर। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, ये सपने बदल गए। अब ये सिर्फ सपने नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसा था जैसे कोई उससे बात करना चाहता हो, कोई जो उसके बहुत करीब था, फिर भी अनजान। कमलेश को डायरी लिखने की आदत थी। वह अपनी हर रात, हर सपने और हर उस अजीब अनुभव को अपनी डायरी में दर्ज करता था। वह डायरी उसका सबसे बड़ा राज थी, जिसे उसने कभी किसी को नहीं दिखाया। उसकी कहानी उसी डायरी से शुरू होती है, जो एक ठंडी फरवरी की रात को एक नया और डरावना मोड़ लेती है। उस रात कमलेश अपने ऑफिस से देर से लौटा था। एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी, और वह रात के 11 बजे तक अपने लैपटॉप पर काम करता रहा। थकान ऐसी थी कि जैसे उसका शरीर जवाब दे चुका था। उसने अपने फ्लैट की खिड़की खोली, दिल्ली की सर्द हवा को अंदर आने दिया, और बिना कुछ खाए पिए बिस्तर पर लेट गया। कमरा छोटा सा था। एक सिंगल बेड, एक पुरानी अलमारी, और एक टेबल लैंप, जिसकी मध्यम रोशनी दीवारों पर अजीब सी छायाएं बना रही थीं। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, और बाहर की सड़क से गाड़ियों की आवाजें अब धीमी पड़ चुकी थीं। कमलेश की आंखें बंद हुईं और उसे नींद आ गई। रात के करीब 2 बजे उसकी आंखें अचानक खुलीं। कमरा वैसा ही था। पंखा अपनी रफ्तार में घूम रहा था, खिड़की से हल्की सी स्ट्रीट लाइट की रोशनी अंदर आ रही थी, और टेबल लैंप की मध्यम रोशनी दीवारों पर अब भी छायाएं बना रही थीं। लेकिन कुछ गलत था। कमलेश का शरीर नहीं हिल रहा था। उसने अपनी उंगलियां हिलाने की कोशिश की, अपने पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूखा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी आवाज को जकड़ लिया हो। तभी उसकी नजर कमरे के कोने पर गई। वहां अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। यह कोई साधारण छाया नहीं थी। यह एक इंसानी आकृति थी, लंबी, पतली और पूरी तरह काली। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन कमलेश को लगा जैसे वह उसे घूर रही हो। उसकी आंखें नहीं थीं, फिर भी उसका स्टेयर इतना भारी था कि कमलेश की सांसें रुकने लगीं। वह आकृति धीरे धीरे करीब आने लगी, जैसे हवा में तैर रही हो। कमलेश ने पूरी ताकत से अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाया। उसकी आंखें उस आकृति पर टिकी थीं, जो अब उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था, लेकिन कमलेश को लगा जैसे वह उसकी सांसों को महसूस कर रहा हो। उसकी छाती पर एक अजीब सा दबाव था, जैसे कोई उस पर बैठ गया हो। उसने फिर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी अचानक उसका शरीर झटके से हिला, और वह बिस्तर पर उछलकर बैठ गया। कमरे में अब कोई नहीं था। टेबल लैंप की रोशनी अब भी दीवारों पर छायाएं बना रही थी, और पंखा वैसा ही घूम रहा था।
उसने घड़ी देखी, 2:15। उसका शरीर पसीने से तर था और उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने फौरन कमरे की सारी लाइटें जलाईं और चारों तरफ देखा। खिड़की खुली थी, दरवाजा बंद था और वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। ऑफिस की थकान और तनाव की वजह से ऐसा हुआ होगा। उसने पानी पिया, अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का और फिर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन नींद अब दूर थी। उसका दिमाग बार बार उस आकृति की ओर जा रहा था। क्या वह वाकई वहां थी या यह सिर्फ उसका दिमाग था? अगली सुबह कमलेश ने अपने अनुभव के बारे में गूगल किया। उसने सपने में शरीर का न हिलना टाइप किया और उसे स्लीप पैरालिसिस के बारे में पता चला। उसने पढ़ा कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें नींद और जागने के बीच का अंतर मिट जाता है। व्यक्ति जागता तो है, लेकिन उसका शरीर कुछ पलों के लिए लकवाग्रस्त हो जाता है। कई बार लोग डरावने भ्रम भी देखते हैं, जैसे कमरे में किसी की मौजूदगी या छाती पर दबाव महसूस करना। कमलेश ने कुछ ऑनलाइन फोरम्स पढ़े, जहां लोगों ने अपने अनुभव साझा की थे। एक यूजर ने लिखा था कि उसे लगा जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा है और एक ने बताया कि उसने एक काली आकृति देखी जो उसे घूर रही थी। कमलेश को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि शायद यह सामान्य है। उसने अपने दोस्त विशाल, जो एक डॉक्टर था, को फोन किया और इस बारे में बात की। विशाल ने उसे समझाया, कमलेश, ये स्लीप पैरालिसिस है। यह तनाव, अनियमित नींद या मानसिक दबाव की वजह से हो सकता है। तुम अपना रूटीन ठीक करो, रात को जल्दी सोया करो, मोबाइल कम यूज करो और तनाव कम करने की कोशिश करो। अगर फिर भी दिक्कत हो तो किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलो। कमलेश ने उसकी बात मानी और अगले कुछ दिन अपने रूटीन को ठीक करने की कोशिश की। उसने रात को जल्दी सोने की कोशिश की, मोबाइल कम इस्तेमाल किया और ऑफिस में ब्रेक लेना शुरू किया। लेकिन रातें अब भी डरावनी थीं। कुछ दिन बाद फिर वही अनुभव हुआ। इस बार वह आकृति और करीब थी। वह बिस्तर के ठीक बगल में खड़ी थी और कमलेश को लगा जैसे वह उसकी सांसों को सुन रही हो। उसकी छाती पर फिर वही दबाव था और इस बार उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। वह कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी आवाज ठंडी और खोखली थी, जैसे कोई पुरानी याद। कमलेश ने पूरी ताकत से अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की और जब वह जागा तो कमरे में कोई नहीं था। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, यह कोई सपना नहीं है, यह कुछ और है। वह मुझसे कुछ चाहती है, लेकिन मैं उसे नहीं जानता, या शायद जानता हूं। उसने उस आकृति का वर्णन किया, लंबी, काली, बिना चेहरे की। लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि कमलेश की सांसें रुकने लगती थीं। वह हर रात और करीब आ रही थी और कमलेश को लगने लगा था कि वह उसका पीछा कर रही है। उसने अपनी डायरी में लिखा, वह हर जगह है, मेरे कमरे में, मेरे दिमाग में। वह मुझे छोड़ नहीं रही। कमलेश ने अपनी मां शांति को फोन किया, जो मेरठ में रहती थीं। उसने अपनी रातों का जिक्र किया। शांति को अचानक कुछ याद आया। जब कमलेश छोटा था, तब भी उसे ऐसे ही डरावने सपने आते थे। वह रात को चीख कर जागता और कहता कि कोई औरत उसे घूर रही है, कभी बिस्तर के पास तो कभी अलमारी के पीछे। शांति ने तब एक पंडित को बुलाकर पूजा करवाई थी और कुछ समय के लिए सब ठीक हो गया था। लेकिन अब, इतने साल बाद, वही डर फिर से लौट आया था। शांति ने यह बात कमलेश से छिपाई, ये सोचकर कि वह डर जाएगा। उसने बस इतना कहा, बेटा, तू ज्यादा काम मत कर, आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कमलेश के लिए कुछ भी ठीक नहीं था। स्लीप पैरालिसिस अब कभी कभार नहीं, बल्कि बार बार होने लगा था। हर बार वह आकृति और करीब आती थी। कभी वह बिस्तर के पास खड़ी होती तो कभी कमलेश को लगता कि वह उसकी छाती पर बैठी है। एक रात उसे ऐसा लगा जैसे वह आकृति उसके कान के पास फुसफुसा रही हो। उसने साफ सुना, कमलेश, उसका नाम। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह चीख कर जागा और कमरे में कोई नहीं था। उसने अपनी डायरी में लिखा, वह मेरा नाम जानती है, यह कोई भ्रम नहीं है, यह सच है। कमलेश को अब डर लगने लगा था कि यह सिर्फ स्लीप पैरालिसिस नहीं है, यह कुछ और है। उसने गूगल पर और रिसर्च की, लेकिन अब उसे वैज्ञानिक जवाबों पर भरोसा नहीं रहा। उसे लगने लगा था कि यह कोई आत्मा है, कोई पुरानी स्मृति जो उसका पीछा कर रही है। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त राधिका से हुई।
राधिका कॉलेज में उसकी जूनियर थी। दोनों का रिश्ता कभी बहुत करीबी नहीं था, लेकिन राधिका हमेशा कमलेश की परवाह करती थी। उसने कमलेश के चेहरे पर थकान और आंखों के नीचे काले घेरे देखे। उसने पूछा, कमलेश, तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ है क्या? कमलेश ने हल्के से हंसकर बात टाल दी, लेकिन राधिका को कुछ गलत लगा। उसने उसे कॉफी के लिए बुलाया और खुलकर बात करने की कोशिश की। कमलेश ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन राधिका के बार बार पूछने पर उसने अपनी रातों का जिक्र किया। उसने बताया कि वह हर रात एक काली आकृति देखता है जो उसे घूरती है और वह हिल नहीं पाता। राधिका ने ध्यान से सुना और कहा, कमलेश, यह स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। मेरे भाई को भी ऐसा हुआ था। तुम किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो। लेकिन कमलेश ने कहा, यह सिर्फ बीमारी नहीं है राधिका, यह कुछ और है। मुझे लगता है मुझे लगता है यह कोई है जो मुझे जानता है। राधिका ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गई। डॉक्टर ने कमलेश की बात सुनी और कुछ टेस्ट किए। रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। डॉक्टर ने उसे दवाइयां दी और कहा कि वह तनाव कम करे और नींद का रूटीन बनाए। लेकिन कमलेश को अब दवाइयों पर भरोसा नहीं था। वह रातें और डरावनी होती जा रही थीं। एक रात जब वह अपने फ्लैट में अकेला था, स्लीप पैरालिसिस फिर हुआ। इस बार वह आकृति और करीब थी। वह उसके बिस्तर के ठीक बगल में खड़ी थी। कमलेश ने देखा कि उसका चेहरा अब धीरे धीरे साफ हो रहा था। वह कोई औरत थी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उसका चेहरा कमलेश को जाना पहचाना लग रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कोशिश की कि वह उस चेहरे को याद करे, लेकिन उसका दिमाग खाली था। तभी उसने सुना एक फुसफुसाहट, कमलेश, तुमने मुझे भुला दिया। वह चीख कर जागा। उसका शरीर कांप रहा था। उसने लाइट जलाई और अपनी डायरी में लिखा, वह मुझसे बात कर रही है। वह मेरा नाम जानती है। ये कोई भ्रम नहीं है, यह सच है। कमलेश अब पूरी तरह डर चुका था। उसे लगने लगा था कि वह आकृति उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। वह रात अब उसकी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बन चुकी थी और उसे नहीं पता था कि यह कब तक चलेगा। कमलेश तिवारी की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। दिल्ली के हौज खास में उसके छोटे से फ्लैट की रातें, जो पहले शांति का ठिकाना थीं, अब एक डरावनी जेल बन चुकी थीं। स्लीप पैरालिसिस के अनुभव, जो पहले कभी कभार होते थे, अब लगभग हर रात उसे सताने लगे थे। वह काली आकृति, जो पहले सिर्फ कमरे के कोने में खड़ी दिखती थी, अब उसके बिस्तर के पास आकर उसे घूरती थी। उसकी फुसफुसाहट अब साफ सुनाई देती थी और हर बार वह कमलेश का नाम पुकारती थी। कमलेश को अब यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण भ्रम नहीं था। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसके अतीत से जुड़ा था। उसने अपनी डायरी में हर अनुभव को लिखना शुरू कर दिया था। उसने लिखा, वह मेरा नाम जानती है। उसका चेहरा अब साफ दिखता है। वह कोई औरत है, लेकिन उसकी आंखें खाली हैं। फिर भी वह चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है। क्या मैं उसे जानता हूं? क्या मैंने कुछ गलत किया है? कमलेश का दिमाग बार बार इस सवाल पर अटक रहा था। वह दिन में भी अब चुपचाप रहने लगा था। ऑफिस में उसका ध्यान भटकने लगा था। उसके सहकर्मी उसकी हालत देखकर चिंतित थे, लेकिन कमलेश किसी से कुछ नहीं कहता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और गहरे हो गए थे और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। वह अब रात को सोने से डरने लगा था। उसे लगता था कि हर बार जब वह सोता है, वह उस आकृति के और करीब चला जाता है। एक दिन उसने अपनी मां शांति को फोन किया और सारी बात बताई। शांति मेरठ में रहती थीं और कमलेश की आवाज सुनकर वह घबरा गईं। उन्होंने उसे तुरंत मेरठ बुलाया, यह सोचकर कि शायद घर का माहौल बदलने से उसकी हालत सुधर जाए। कमलेश ने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ली और मेरठ चला गया। उसका पुराना कमरा, जहां वह बचपन में सोया करता था, अब भी वैसा ही था। पुरानी अलमारी, लकड़ी का बिस्तर और खिड़की के बाहर वही नीम का पेड़। लेकिन वहां भी उसका पीछा नहीं छूटा। पहली ही रात जब वह अपने पुराने कमरे में सोया, स्लीप पैरालिसिस फिर हुआ। उसकी आंखें खुलीं और वह फिर से अपने शरीर को हिला नहीं पाया। कमरा वैसा ही था। पंखा घूम रहा था, खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी और बाहर नीम के पेड़ की छाया दीवार पर पड़ रही थी। लेकिन वहां कमरे के कोने में वही काली आकृति खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और साफ था।
वह एक जवान औरत थी जिसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उसका चेहरा कमलेश को बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उसने फिर वही सुना, कमलेश, तुमने मुझे छोड़ दिया। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे किसी कब्र से आ रही हो। कमलेश ने पूरी ताकत से अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसकी छाती पर वही दबाव था, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। अचानक वह जाग गया। उसका शरीर पसीने से तर था। उसने लाइट जलाई और कमरे को देखा। वहां कोई नहीं था। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, वह मुझे छोड़ नहीं रही। वह हर जगह है, दिल्ली में, मेरठ में, मेरे दिमाग में। वह मुझसे कुछ चाहती है, लेकिन क्या? कमलेश अब पूरी तरह डर चुका था। उसे लगने लगा था कि यह आकृति कोई आत्मा है जो उसका पीछा कर रही है। शांति को कमलेश की हालत देखकर डर लगने लगा था। उन्हें याद आया कि जब कमलेश 10 साल का था, तब भी वह ऐसी ही बातें करता था। वह रात को चीख कर जागता और कहता कि कोई औरत उसे घूर रही है, कभी बिस्तर के पास तो कभी अलमारी के पीछे। शांति ने तब एक तांत्रिक को बुलाया था, जिसने पूजा की थी और एक ताबीज दिया था। वह ताबीज अब भी कमलेश की अलमारी में पड़ा था, लेकिन उसने उसे कभी नहीं पहना। शांति ने कमलेश से यह बात छिपाई, ये सोचकर कि वह और डर जाएगा। लेकिन अब जब कमलेश ने उस आकृति का जिक्र किया, तो शांति ने उस तांत्रिक को फिर से बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने कमलेश को देखा और कहा कि यह कोई प्रेत बाधा है। उसने एक हवन करवाया, कुछ मंत्र पढ़े और कमलेश को एक नया ताबीज दिया। उसने कहा, इसे हमेशा पहनो और रात को अपने कमरे में एक दिया जलाकर रखो। कमलेश ने ताबीज पहन लिया, लेकिन उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि यह कोई आत्मा नहीं, बल्कि उसका अपना दिमाग है जो उसे सजा दे रहा है। लेकिन सजा किस बात की? यह सवाल उसे खाए जा रहा था। कमलेश ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। उसे अपने कॉलेज के दिन याद आए। वह दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। वहां उसकी मुलाकात काव्या से हुई थी। काव्या उसकी क्लासमेट थी, एक चुलबुली, हंसमुख लड़की जो हमेशा सबको हंसाती थी। कमलेश का शांत स्वभाव और काव्या की जिंदा दिली एक दूसरे के पूरक थे। दोनों ने कई दिन साथ बिताए। कॉलेज की कैंटीन में कॉफी पी, लाइब्रेरी में साथ पढ़ाई की और एक दूसरे के सपनों की बातें की। काव्या चाहती थी कि वे हमेशा साथ रहें, लेकिन कमलेश ने धीरे धीरे उससे दूरी बना ली। कॉलेज के बाद जब कमलेश को दिल्ली में नौकरी मिली, वह अपने करियर में डूब गया। काव्या ने कई बार उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कमलेश ने उसके फोन उठाने बंद कर दिए, मैसेज का जवाब देना छोड़ दिया। एक दिन काव्या ने उसे एक दोस्त की पार्टी में मिलने बुलाया। उसने कहा, कमलेश, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? कमलेश ने हंसकर बात टाल दी। कुछ महीनों बाद उसे खबर मिली कि काव्या ने आत्महत्या कर ली। कमलेश को उस वक्त दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसकी गलती नहीं थी। उसने काव्या को भुला दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। लेकिन अब, इतने साल बाद, वह चेहरा, क्या वह काव्या थी? कमलेश ने अपनी डायरी में लिखा, क्या वह काव्या है? क्या वह मुझसे बदला ले रही है? लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो बस अपनी जिंदगी चुनी। लेकिन उसका दिल उसे कुछ और कह रहा था। उसे लगने लगा था कि वह आकृति काव्या की आत्मा है जो उससे कुछ मांग रही है। कमलेश की हालत अब और बिगड़ने लगी थी। वह रात को सो नहीं पाता था। उसे हर जगह वही आकृति दिखती थी, बाथरूम के शीशे में, बालकनी के कोने में और कभी-कभी दिन में भी। वह ऑफिस में बैठा होता और उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। उसके सहकर्मी उसकी हालत देखकर चिंतित थे, लेकिन कमलेश कुछ नहीं कहता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और गहरे हो गए थे और उसका चेहरा अब पूरी तरह उतर गया था। एक दिन उसकी पुरानी दोस्त राधिका ने फिर से फोन किया। उसने कमलेश से पूछा कि वह अब कैसा है। कमलेश ने उसे सच बताया। राधिका ने कहा, कमलेश, तुम्हें किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। यह स्लीप पैरालिसिस हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यह कुछ और है, तो शायद तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी बात है जिसे तुम भूलना चाहते हो? राधिका की बात ने कमलेश को झकझोर दिया। उसने काव्या के बारे में सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि काव्या ने उससे आखिरी बार मिलने की कोशिश की थी,
लेकिन उसने उसे टाल दिया था। उसे याद आया कि काव्या ने एक बार कहा था, कमलेश, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कभी अकेली नहीं रह पाऊंगी। कमलेश ने उस वक्त उसकी बात को मजाक में लिया था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि काव्या की आत्मा उसका पीछा कर रही है। कमलेश ने मेरठ में अपनी मां के साथ और समय बिताने का फैसला किया, लेकिन वहां भी उसका डर कम नहीं हुआ। हर रात वही अनुभव होता था। वह आकृति अब सिर्फ खड़ी नहीं रहती थी, बल्कि उसके पास आती थी, उसके कान में फुसफुसाती थी। एक रात उसने साफ सुना, कमलेश, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब तुम कहां जाओगे? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि कमलेश का शरीर कांपने लगा। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कमलेश की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि वह दिन में भी बड़बड़ाने लगा था। वह दीवारों से बातें करता और कभी-कभी अचानक चीख पड़ता। उसकी मां शांति और पिता रमेश अब पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और यहां तक कि एक और तांत्रिक को, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कमलेश की आंखें अब खोई-खोई सी रहती थीं, जैसे वह किसी और दुनिया में हो। एक रात कमलेश ने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, मैं जानता हूं, यह काव्या है। वह मुझे माफ नहीं करेगी। मैंने उसे छोड़ दिया था और अब वह मुझे लेने आई है। मैं अब और नहीं लड़ सकता। उस रात उसने अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दीं और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने अपने बिस्तर पर लेटकर उस आकृति का इंतजार किया। उसे लगा जैसे वह कमरे में आ रही हो। उसने अपनी आंखें बंद कीं और सुना, कमलेश, अब तुम मेरे साथ आओ। सुबह जब रमेश ने दरवाजा तोड़ा तो कमलेश बिस्तर पर मृत पड़ा था। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वह कुछ देख रहा हो। पास में उसकी डायरी खुली पड़ी थी, जिसमें आखिरी पंक्ति थी, यह कोई बीमारी नहीं थी, यह उसका बदला था। कमलेश की मृत्यु के बाद शांति और रमेश पूरी तरह टूट गए। उन्होंने उसकी डायरी को राधिका को दे दिया, यह सोचकर कि शायद वह कुछ समझ पाए। राधिका ने जब डायरी पढ़ी तो उसे काव्या की याद आई। उसने सोचा, क्या सचमुच काव्या की आत्मा कमलेश का पीछा कर रही थी, या यह कमलेश का अपराध बोध था जो उसे खा गया? उसने डायरी को बंद किया और उसे अपने पास रख लिया। लेकिन उस रात जब वह सोई तो उसे लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने आंखें खोलीं और कोने में एक काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उसका चेहरा राधिका को जाना पहचाना लग रहा था। राधिका की सांसें रुक गईं। उसने सुना, राधिका, तुमने भी मुझे देखा था। और फिर अंधेरा छा गया। कहानी यहीं थमती है, लेकिन सवाल छोड़ जाती है, क्या यह सिर्फ स्लीप पैरालिसिस था या कुछ और? क्या कमलेश का डर उसका दिमाग था या वाकई कोई उसे लेने आया था? और अब क्या वह आकृति राधिका के पीछे थी? क्या यह कहानी कभी खत्म होगी या यह हर उस शख्स के साथ चलेगी जो इसे सुनेगा? तो दोस्तों, कमलेश तिवारी की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या यह वाकई खत्म हुई? क्या वह काली आकृति सिर्फ कमलेश के दिमाग का भ्रम थी या सचमुच कोई आत्मा थी जो उसका पीछा कर रही थी? और अब जब राधिका ने उस डायरी को पढ़ा तो क्या वह साया अब उसके पीछे है? क्या यह कहानी सिर्फ कमलेश तक सीमित थी या यह हर उस शख्स के साथ चलती है जो इसे सुनता है? रात अभी बाकी है दोस्तों। अपने कमरे को एक बार फिर देख लीजिए। क्या आपको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है? क्या आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है? अगर हां, तो शायद शायद यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली हॉरर स्टोरी का इंतजार करें। तब तक सुरक्षित रहिए और रात को सोने से पहले अपने कमरे के कोने को एक बार जरूर चेक कर लीजिए। नमस्ते।